हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बच्चों अपन यूनिट 4 पढ़ रहे थे और इस यूनिट 4 में लास्ट क्लास में मैंने आपको साइक्लोट्रॉन बताया था। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसकी बनावट, इसका सिद्धांत और इसकी कार्यविधि मैंने आपको बता दी थी। साइक्लोट्रॉन का सबसे पहले लॉरेंस एवं लिविंगस्टन नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया। इसमें क्या होता है बच्चों, बिना उच्च वोल्टता का उपयोग किए हुए चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से किसी आयन को या कण को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। अच्छा, इसकी कार्यविधि में मैंने आपको बताया था कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है बच्चों। वर्किंग कैसे है इसकी कि दोनों डी के मध्य जो गैप है, अंतराल है, उस अंतराल में अपन क्या रखते हैं, उस आयन को रखते हैं पोलैरिटी शुरू में ऋणावेशित जो डी है या जिससे आरएफ स्रोत का ऋण टर्मिनल जिस डी से जुड़ा है उसकी ओर धनायन आकर्षित होगा और फिर वो इस तरह से पोलैरिटी चेंज होती जाएगी हर बार और वो गति करता जाएगा। गैप में आने के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। आज मैं बताऊंगा सबसे पहले साइक्लोट्रॉन की जो वर्किंग प्रोसेस है उसका मैथमेटिकल एनालिसिस यानी गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में अपन देखेंगे बच्चों कि कैसे कण वृत्ताकार पथ में क्या करता है, गति करता है। तो इसके लिए माना आयन पर आवेश की मात्रा कितनी है, Q है। माना आयन पर आवेश की मात्रा क्या है बच्चों, Q है। माना आयन पर आवेश की मात्रा कितनी है बच्चों, Q है। और इसका वेग कितना, माना अपन मान लें माना कि इसका वेग है v। इसका वेग अपन ने माना कितना, v। वेग v है तो चुंबकीय क्षेत्र v की उपस्थिति में इस पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो वेग कितना है, वेग मान लिया v और चुंबकीय क्षेत्र V की उपस्थिति में इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, Q बल बराबर Q इंटू V क्रॉस V, यही होगा V क्रॉस V, ये होगा। लगने वाला बल कितना है, V क्रॉस V, ठीक है। इसी के कारण ये किसमें, वृत्ताकार पथ में क्या करता है बच्चों, गति करता है। इसको क्रॉस को हटाएंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, QVV साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं, QVV साइन थीटा। और थीटा बराबर क्या हो, एक दूसरे के जो ये गति कर रहा है उस गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबवत। तो उस स्थिति में क्या होगा, वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू v। इस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो f कितना हो जाएगा बच्चों, QVV, ये होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया एक कण वृत्ताकार पथ में गति करता है, इस तरह से सर्पिलाकार या वृत्ताकार पथ में गति करता है। चुंबकीय बल के कारण आयन वृत्ताकार कक्षा में या वृत्ताकार पथ में गति करता है। अतः वृत्ताकार कक्षा की यदि त्रिज्या r हो तो उस स्थिति में जो अभिकेंद्रीय बल है वो इससे ही प्राप्त होगा बच्चों। तो अभिकेंद्रीय बल इस बल के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं। यानी वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इस बल से प्राप्त होगा या नहीं। तो इस स्थिति में अभिकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा बच्चों, QVV के बराबर होगा। और अभिकेंद्रीय बल क्या है बच्चों, mv² अपॉन r बराबर QVV, यही होगा या नहीं। लगने वाला अभिकेंद्रीय बल इस बल के बराबर होगा। उसी स्थिति में क्या करेगा, ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो इस स्थिति में
एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू बी वी। तो इससे आर का मान आप निकालोगे तो क्या आएगा देखना, वी से वी कैंसिल, यानी आर बराबर क्या आ गया बच्चों, एम बी अपॉन क्यू वी। आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी, समीकरण नंबर 2। आर का मान आ गया यहाँ पे कितने पथ की त्रिज्या में ये करेगा बच्चों, एम बी अपॉन क्यू वी। एम वी अपॉन ये वाला कैंसिल हो गया, ए बी वाला भी आएगा, सॉरी। अब एक बात आप देख रहे हो, आर इस वेग पर निर्भर कर रहा है। हर बार चक्कर जैसे ही अंतराल में आएगा दोनों डी के मध्य, इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो हर बार ये त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। इसलिए इस तरह से बढ़ते हुए सर्पिलाकार पथ में गति करता है। क्योंकि आर का मान किस पर निर्भर है बच्चों, बी पर निर्भर है, अतः ये क्या होगा, हर बार इसका मान बढ़ता जाएगा। आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी आ गया, तो इससे वी अपॉन आर निकालें अपन बच्चों, तो वी अपॉन आर का मान क्या होगा, वी अपॉन आर। देखना वी अपॉन आर बराबर क्या होगा, क्यू वी अपॉन एम, समीकरण नंबर 3। बच्चों वी अपॉन आर क्या होता है, वेग बटे त्रिज्या किसके बराबर होगा, वी अपॉन आर होता है आपके ओमेगा के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, यानी ओमेगा बराबर क्यू वी अपॉन एम होगा या नहीं। ओमेगा बराबर क्यू वी अपॉन एम। ओमेगा बराबर अपन जानते हैं वैसे क्या होता है, 2 पाई एन। एन क्या है, आवृत्ति, या 2 पाई एफ होता है नहीं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो उसका मान रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, सो 2 पाई एफ बराबर क्या होगा बच्चों, क्यू वी अपॉन एम। इससे आप एफ का मान निकाल सकते हो, 2 पाई एफ बराबर क्या आ गया, क्यू बी अपॉन एम। और इससे एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपके क्यू वी अपॉन 2 पाई एम, समीकरण नंबर 5। फ्रीक्वेंसी का मान आ गया आपका क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। साइक्लोट्रॉन में अंतिम वृत्ताकार कक्षा में आयन का वेग कितना होता है, अंतिम वृत्ताकार कक्षा में उसकी त्रिज्या अंतिम की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका वेग सर्वाधिक होता है। या इसको ऐसे कह लें अपन कि अंतिम वृत्ताकार कक्षा में वेग सर्वाधिक होता है या अधिकतम होता है। और जब इसका वेग अधिकतम हो जाता है, जितना अपने लिए चाहिए होता है, उस स्थिति में अपन इसे बाहर निकालकर लक्ष्य पर क्या करा देते हैं, आपतित करा देते हैं। अतः यदि अंतिम जो वृत्ताकार कक्षा है उसकी त्रिज्या को अपन क्या मान लें बच्चों, कैपिटल आर मान लें, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अंतिम वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या यदि कैपिटल आर हो तो आप देखना एम बी स्क्वायर अपॉन आर। जब अंतिम की बात कर रहे हैं तो वेग मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं, तो अब केंद्रीय बल कितना हो जाएगा, एम बी एम स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन, वही लिखा है मैंने जो शुरू में लिखा था, एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू बी बी। यहाँ मैंने क्या लिखा है, अब केंद्रीय बल इस बल के बराबर होगा। आर अंतिम के लिए मैंने कैपिटल आर मान लिया है, और वेग कितना हो गया बच्चों, मैक्सिमम। ये किसके बराबर हुआ, क्यू वी वी, वी की जगह मैं वी एम लिख रहा हूँ, होगा या नहीं, ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी एम बी एम अपॉन आर बराबर क्यू वी होगा या नहीं। इस स्थिति में भी आप किसका मान निकाल सकते हो, वी एम का मान। अगर वेग का मान निकालना चाहो तो वेग का मान कितना होगा, जो मैक्सिमम वेग है वो वेग कितना आ गया, वी एम बराबर क्यू वी आर अपॉन एम। ये अधिकतम अंतिम कक्षा में क्या हो गया, जो अंतिम कक्षा है डी की, उनके मध्य कण का वेग, यानी जो अधिकतम वेग है, इतना जब वेग हो जाएगा तो उस स्थिति में अपन आयन को क्या करेंगे, इससे बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकाल के
निर्धारित लक्ष्य पर क्या करा देंगे, इसका आपतन करा देंगे। इस स्थिति में आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? इस स्थिति में आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर, तो यही होगी, यानी E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। वी की जगह क्या ले रहा हूं मैं? मैक्सिमम बी एम। वेलोसिटी क्या ले रहे हैं अपन? मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। ये होगी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 एम बी स्क्वायर या हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ आपने v का मान निकाल लिया है, वो मान रखोगे तो मान आपको क्या प्राप्त होगा? इसे vm का मान, ये समीकरण 4, 5, 6 रख देना। समीकरण नंबर 7 देखना, समीकरण 6 से vm का मान समीकरण 7 में रखने पर, बच्चों 6 से vm का मान समीकरण 7 में रखेंगे तो क्या आएगा? E बराबर हाफ एम vm का मान रखो आप, क्या आएगा? q v r अपॉन m का होल स्क्वायर, यही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? हाफ एम q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m। ये किसका मान होगा? अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m के बराबर होगा। किसका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान, ये अधिकतम होगा। ठीक है, ये इतनी अधिकतम, इतनी जब कण की ऊर्जा हो जाएगी तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे? इसे निर्धारित लक्ष्य पर इसका आपतन करा देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको बता दूं आपके लिए। इसमें क्या होता है, गणितीय विश्लेषण अपन ने थ्योरी के अकॉर्डिंग ही किया है। जो कण का पथ है या वेग है, उसके लंबवत अपन चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है, v इज परपेंडिकुलर टू v के, तो इस स्थिति में इस पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों? यदि आवेश q हो, वेग v हो, चुंबकीय क्षेत्र v वाला v हो, तो कितना बल लगेगा? q v के बराबर, q इंटू वी क्रॉस v के बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं? q v साइन थीटा लिख सकते हैं, q v साइन थीटा। और v वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं, तो थीटा इक्वल टू 90, यानी f इक्वल टू क्या हो गया? q v v। क्लियर? इसी बल के कारण क्या कर रहा है? कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल इसी से मिल रहा है, यानी अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा? इस बल के बराबर, यानी एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू वी वी। ठीक है, इससे अपन सॉल्व कर लेंगे। अंतिम क्लास में अपन मान लें कि यदि वेग कितना हो जाए बच्चों, फिर इससे v अपॉन आर निकाल लेंगे। v अपॉन आर ओमेगा के बराबर, ओमेगा से 2πf होता है, और f का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर इसी को अपन चाहें तो अंतिम क्लास के लिए वेग v मैक्सिमम हो गया और त्रिज्या स्मॉल r की जगह वहां कितनी हो गई है? अपन ने मान ली कैपिटल R त्रिज्या हो गई, तो उस स्थिति में अपन निकालेंगे। और फिर वहां पे अपन क्या निकालेंगे बच्चों? उस स्थिति में अपन इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालेंगे हाफ एम बी स्क्वायर के द्वारा, और बी एम का मान अपन निकाल ही लेंगे पहले ही। बी मैक्सिमम का मान, जबकि त्रिज्या क्या हो? कैपिटल आर हो, तो उस स्थिति में क्या निकालेंगे? बी मैक्सिमम का मान निकालेंगे। और बी मैक्सिमम का मान कैसे निकालेंगे? एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू वी वी से वी एम निकालेंगे। वी एम का मान क्या आएगा? क्यू वी आर अपॉन एम। इससे गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, और बी का मान आपने निकाल ही लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कला स्थायित्व की। ये हुआ साइक्लोट्रॉन का गणितीय विश्लेषण। कला स्थायित्व, साइक्लोट्रॉन की कला स्थायित्व के लिए एक बात जनरल है बच्चों, जैसे अपन ने देखा
कि ये दो डी थे यहाँ पे, इनको अपन ने किससे जोड़ा था, इनको जोड़ा था अपन ने आरएफ सोर्स से, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, या ये माइनस, ये प्लस, इसी प्रकार से था। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी बच्चों, कंडीशन ये थी कि इसके मध्य जब धनायन आता है तो इसके सामने वाला, जैसे यहाँ धनायन है तो ये सामने वाला कैसा रहेगा, ये जब टर्मिनल होगा नेगेटिव तो इधर आकर्षित होगा, और यहाँ तक आकर्षित होगा तो आकर्षण से वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने के बाद इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और बढ़े हुए वेग से ये वृत्ताकार पथ में गति करेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये इस पथ को पूरा करे इतने में क्या हो जाना चाहिए, इसका अर्धावर्तकार पूर्ण हो जाना चाहिए। यानी इस कण की फ्रीक्वेंसी, एक चक्कर जितने में ये कण लगा रहा है, या मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर हो गया और यहाँ से और यहाँ तक का फिर आधा चक्कर हो गया, हुआ है नहीं भाई, यहाँ से निकलने के बाद और यहाँ तक आधा हुआ, फिर यहाँ से और कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक आधा हो गया। यानी जो आरएफ सोर्स लिया है अपन ने, उस आरएफ सोर्स की और इस आयन की दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जितने समय में आरएफ सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज करे या आरएफ स्रोत का एक आवर्तकाल पूर्ण हो, उतने ही समय में क्या होना चाहिए, इस आयन का भी आवर्तकाल पूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आरएफ स्रोत की आवृत्ति और धनायन, जो इसमें धनायन है जिसका वेग अपन को बढ़ाना है, गतिज ऊर्जा बढ़ानी है, उन दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तब ये क्या होंगी, तब इसका वेग बढ़ पाएगा जब आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। इस स्थिति में एक कला स्थायित्व को प्राप्त कर पाएगा। यानी साइक्लोट्रॉन की सहायता से किसी भी धनायन को त्वरित करने के लिए आवश्यक है कि साइक्लोट्रॉन में आयन के घूर्णन की आवृत्ति और आरएफ स्रोत की आवृत्ति कैसी हो, समान कला में हो। जब साइक्लोट्रॉन में होने वाले धनायन का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के या विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार m बराबर क्या होता है बच्चों, आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा इसके अनुसार तो धनायन का क्या द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है या आयन का द्रव्यमान भी बढ़ने लगता है, जिसके कण के घूर्णन की आवृत्ति और आरएफ स्रोत की आवृत्ति एक समान कला में नहीं रह पाती है। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो इसका आयन का द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा बच्चों तो उस स्थिति में क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ने के कारण क्या होगा, इसकी जो आरएफ स्रोत की आवृत्ति है और जो कण है या आयन है उसकी आवृत्ति समान कला में नहीं रह पाएगी। और जब ये आवृत्ति दोनों समान कला में नहीं होंगी तो कण को त्वरित नहीं किया जा सकता है। तो त्वरित करने के लिए क्या आवश्यक है कि आवृत्ति क्या हो, समान कला में हो। और जब आवृत्ति दोनों समान कला में होंगी, किसकी, आरएफ स्रोत की आवृत्ति और धनायन की आवृत्ति, तो इसे क्या कहेंगे, कला स्थायित्व कहेंगे। कला स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दोनों की आवृत्तियां कैसी हों, समान कला में हों। तो इस स्थिति में तो क्या होगा बच्चों, वेग बढ़ने के साथ साथ घूर्णन की आवृत्ति क्या होगी इससे बच्चों, आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति F बराबर QV अपॉन 2πm हो जाएगा। तो m का मान क्या है, बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में वेग बढ़ने पर m बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आवृत्ति क्या होगी, कम होगी या नहीं भाई, वेग बढ़ रहा है तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, और द्रव्यमान बढ़ रहा है तो अपन ने अभी पढ़ा था F बराबर क्या है, QV अपॉन 2πm था या नहीं, QV अपॉन 2πm ये था। तो m का मान अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, F बराबर QV अपॉन 2πm होता है। m का मान जब बढ़ रहा है तो f का मान कम होगा, और f का मान जब कम होगा तो ये आवृत्तियां समान नहीं रह पाएंगी, यानी कला स्थायित्व नहीं होगा। तो इनको समान कला में रखने के लिए, किसको, आरएफ स्रोत की आवृत्ति और धनायन की आवृत्ति, इनको समान कला में रखने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है जिससे कला स्थायित्व प्राप्त हो सके या कला स्थायित्व की प्राप्ति हो सके।
पहली विधि है चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर आरएफ स्रोत की आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। पहली विधि क्या है कला स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर आरएफ सोर्स की आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है। और दूसरी है बच्चों कि आरएफ स्रोत की आवृत्ति को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित किया जाए। आरएफ स्रोत की आवृत्ति को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करें या चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर आरएफ स्रोत की आवृत्ति को परिवर्तित करें। इन दो विधियों से क्या है कला स्थायित्व प्राप्त किया जा सकता है। और इनके आधार पर साइक्लोट्रॉन से नई दो मशीनें बनाई गई, सिंक्रोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, जो आगे पढ़ेंगे अपन। पर कला स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, इन दो विधियों का उपयोग किया जाता है। या तो चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर क्या किया जाता है आरएफ स्रोत की आवृत्ति के मान में परिवर्तित किया जाता है, या आरएफ स्रोत के आवृत्ति को स्थिर रखकर क्या किया जाता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से कला स्थायित्व की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और कला स्थायित्व की प्राप्ति करने के बाद यानी चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखकर आरएफ स्रोत की आवृत्ति को परिवर्तित करें या आरएफ स्रोत की आवृत्ति को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करें। इनके आधार पर दो नई मशीनें बनाई, जो नए एसिलरेटर बनाए, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो अपन साइक्लोट्रॉन को भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कला स्थायित्व कैसे प्राप्त किया जाता है वो मैंने आपको विधियां बता दी। इसके बाद है इसमें बच्चों चुंबकीय फॉक्सन, साइक्लोट्रॉन का चुंबकीय फॉक्सन। चुंबकीय फॉक्सन क्या देखिए, चुंबकीय फॉक्सन से मतलब है बच्चों को जब ये डी के मध्य होता है, जब आवेश डी के मध्य होता है तो इस स्थिति में ये दोनों के मध्य अंतराल में ही जाना चाहिए। आवेश कहाँ होना चाहिए, दोनों के ठीक मध्य अंतराल में होना चाहिए। यानी साइक्लोट्रॉन की सहायता से किसी आयन को त्वरित करने के लिए आवश्यक है कि आयन के घूर्णन की आवृत्ति और आरएफ स्रोत की आवृत्ति कैसी हो, समान कला में हो, एवं साथ ही त्वरित आयन D1 व D2 के मध्य तल में बना रहना चाहिए। पहली शर्त क्या है बच्चों कि एक तो कला स्थायित्व हो। कला स्थायित्व का मतलब भी मैंने बता ही दिया आपको। साइक्लोट्रॉन से किसी कण को त्वरित करने के लिए आवश्यक है एक तो कला स्थायित्व हो, यानी आरएफ स्रोत की आवृत्ति और कण की आवृत्ति, आयन की आवृत्ति दोनों क्या हो, समान कला में हो। और दूसरा क्या है बच्चों कि कण हमेशा कहाँ बना रहे, कण हमेशा D1 व D2 के मध्य तल में बना रहे। अब बात करोगे सर वो बात तो समझ में आई कि आरएफ स्रोत की आवृत्ति और कण की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, तभी वो हर बार वहाँ के आकर्षित होगा। या कि बराबर नहीं हुई, सामने प्लस वाला मिल गया, खुद प्लस है तो उसे प्रतिकर्षित करेगा, कहाँ से वेग बढ़ाएगा। लेकिन ये क्या है D1 व D2 के मध्य तल में ही होना चाहिए। यस, क्यों होना चाहिए बच्चों कि यदि मध्य तल में नहीं हुआ या एक तरफ ये खिसक गया तो उस स्थिति में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वेग बढ़ने के साथ क्या हो, ये उसकी जो डी हैं उनकी दीवारों से टकरा जाए। दीवारों से टकरा जाएगा तो कण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या आवश्यक है बच्चों, इसलिए आवश्यक है कि कण हमेशा D1 व D2 के मध्य तल में बना रहे। और इस कण को हमेशा D1 व D2 के मध्य तल में बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, चुंबकीय फॉक्सन किया जाता है। यानी मध्य अंतराल में ही क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। D1 व D2 के मध्य अंतराल में ही पहुंचता है, D1 व D2 के मध्य तल में ही बना रहे। जब साइक्लोट्रॉन में धनायन D1 व D2 के मध्य अंतराल में पहुंचता है तो इस स्थिति में से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपको पता है D1 व D2 के मध्य पहुंचता है तो सामने वाला ऋणावेशित टर्मिनल हो जाता है, उसे आकर्षित करता है तो क्या मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे धनायन अपने पथ से ऊपर या नीचे विक्षेपित हो जाता है। यदि धनायन पर कोई ऐसा प्रत्यानयन बल नहीं लगाया जाए जो उसे मध्य तल में ही बनाए रखे तो धनायन क्या होगा बच्चों, ऊपर या नीचे पात्र की दीवारों से टकराकर नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब ऊर्जा प्राप्त करता है
तो ये क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ऊर्जा लेकर ऊपर या नीचे खिसक जाए, और ऊपर और नीचे खिसक गया तो वो पात्र की दीवारों से टकरा कर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस पर एक ऐसा प्रत्यानयन बल लगाया जाता है जिससे कि क्या रहे, ये कण हमेशा मध्य तल में d1/d2 के मध्य तल में ही क्या रहे, बना रहे। इसके लिए क्या है, मध्य तल में बना रहे, इसके लिए धनायन को दीवारों से टकराकर नष्ट नहीं हो, यानी मध्य तल में बना रहे। अतः साइक्लोट्रॉन में धनायन को सदैव मध्य तल में बनाए रखने के लिए चुंबकीय फोर्सन का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय फोर्सन में चुंबकीय जो चुंबक है वो इस प्रकार से ली जाती है, उसका आकार इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि आयन हमेशा कहाँ रहेगा, दोनों d1/d2 के मध्य तल में ही गति करेगा। चुंबकीय फोर्सन में चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र से परिधि तक लगातार क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है, जिससे चुंबकीय बल रेखाएं अवतलाकार आकृति प्राप्त कर लेती हैं। केंद्र से परिधि तक क्या होता जाता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र से परिधि तक कम होता जाता है, जिसके कारण क्या होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं वो अवतलाकार आकृति प्राप्त कर लेती हैं। जैसे ही कण मध्य तल के ऊपर या नीचे विस्थापित होता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो उसे मध्य तल में बनाए रखने का प्रयास करता है, और यह प्रत्यानयन बल ही जो कि उसे मध्य तल में बनाए रखता है क्या करता है, यही क्या कहलाता है बच्चों, चुंबकीय फोर्सन कहलाता है। इसके लिए कैसे, इस तरह से होती है बच्चों ये। एन और एस इनकी आकृति एस पर इसके मध्य तल में ही बना रहे। इस प्रकार से किया जाता है, चुंबकीय फोर्सन किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है चुंबकीय फोर्सन बच्चों, मैंने आपको बताया था। चुंबकीय फोर्सन के लिए क्या करते हैं, ये चुंबक का आकार इस प्रकार से लेते हैं कि जो इस पर प्रत्यानयन बल लग रहा है वो प्रत्यानयन बल कण को हमेशा कहाँ रखे, दोनों d1/d2 हैं जो d हैं उनके मध्य तल में ही बनाए रखे, जिससे कि कण दीवारों से या पात्र से टकराकर क्या हो, नष्ट होने का खतरा नहीं रहे। तो ये था साइक्लोट्रॉन का चुंबकीय फोर्सन। फोर्सन मतलब क्या है, मध्य तल में फोर्सित रखना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसमें साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि, इसकी बनावट, फिर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी बता दिया, और कला स्थायित्व को प्राप्त करने की विधि, और इसके बाद मैंने चुंबकीय फोर्सन। ठीक है, आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद सिंक्रोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।